हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये न्यू चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें पहले आपको पूरा बेसिक नॉलेज दूंगा लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का। उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाऊंगा बेसिक टू एडवांस लेवल, सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। चलिए, ये दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, पहले ये जान लीजिए कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं, चर जो होते हैं, चर जिसको एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जितने 1 2 3, ये सब अचर होते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में जिसमें दो चर हों, जैसे ये इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए इसे दो चर का रैखिक समीकरण कहा गया। वेरिएबल, ये आपको बस यही जानना है कि दो चर का रैखिक समीकरण मतलब लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें आपको टू वेरिएबल्स ही मिलेंगे, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी, चाहे जो मिले एक्स वाई, आपको टू वेरिएबल्स में आपको यही वैल्यूज़ निकालनी रहती हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको निकालनी है दो चर वाले। अब ये दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण, युगपत रैखिक क्या कहता है, युगपत रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, युगपत रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि दो युग्म होते हैं। जैसे एक इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो ये एक इक्वेशन हुआ। अब ये एक इक्वेशन और आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये दो युग्म हो गए ना। तो इसलिए इसे दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण, इसको युगपत रैखिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब जैसे दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो मान लीजिए ये दो युगपत समीकरण, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए मैं इसको जोड़ देता हूँ, 2x इक्वल टू 12, तो एक्स इक्वल मतलब टू सिक्स जा 12, एक्स इक्वल टू 6। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई की वैल्यू निकाल लें। तो युगपत समीकरणों को हल करने का मतलब यही होता है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, यही युगपत समीकरण का सॉल्यूशन होता है। और संगत युग्म क्या होते हैं, अब ये संगत युग्म और असंगत युग्म का क्या मतलब होता है, अब ये भी आप जान लीजिए कि संगत युग्म और असंगत युग्म का क्या मतलब होता है। संगत युग्म का मतलब एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी होंगे। संगत या संगत होंगे, कोई भी युग्म संगत तब होगा जब उसका कम से कम एक हल हो, मतलब जिस इक्वेशन के हल निकलते हों उसे जिसका हल संभव हो, जो इक्वेशन सॉल्व हो जाए और उसके कम से कम एक हल हो, तो वो संगत युग्म कहलाता है। असंगत युग्म जिसका सोल्यूशन ना निकल पाए, जो असंभव हो, मतलब जिसको सॉल्व ना किया जा सकता हो, तो असंगत युग्म हो जाएंगे, मतलब उनका पेयर असंगत हो जाएगा, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेंगे। ठीक, अब रैखिक समीकरण उसके हल को आलेखी निरूपण विधि। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना रहता है। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, और इक्वेशन को सॉल्व करने की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड भी होता है। जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे आप ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो आप जानते होंगे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में। जैसे एक 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 इक्वेशन की लाइन ये आती है, अगर दूसरे इक्वेशन की लाइन ये है, तो ये जहाँ ये कट करते हैं आपस में, यही होता है कि इनका सोल्यूशन पॉइंट है। जो मान आएंगे वही एक्स और वैल्यूज़ के मान होते हैं। तो ये रैखिक इक्वेशन मतलब जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन सॉल्व करना इजी होता है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तीन मेथड होते हैं, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है जब लाइन L1 एंड L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, मतलब एक बिंदु पर कट करती हैं। जब इक्वेशन की लाइन L1, जैसे ये L1 आ रही है और दूसरी लाइन L2 आ रही है, एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती हैं, ये बिंदु एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये बिंदु हो गया P।
तो ये हो गया प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पर, तो रेखा L1 का, तो इसका यूनिक हल निकलेंगे। जैसे 2 3 आया तो ये x और y की यूनिक वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जब पहला टर्म्स, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और सेकंड क्या टर्म्स है, जब L1 व L2 समांतर हो। अब जब ऐसे कोई इक्वेशन है, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। अब ये एक इक्वेशन ये L1 लाइन आ रही है। अब दूसरी अगर L2 लाइन आ रही है तो ये L1 L2 को कहीं कट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि इसके कभी आपको कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कहीं आपस में कट ही नहीं कर रही हैं। तो ये ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जो जो दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करे। तो इसलिए इसे असंगत युग्म कहा जाता है। निकाय असंगत होगा क्योंकि ये आप सॉल्व नहीं कर सकते। जब रेखाएं L1 व L2 समांतर होंगी तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब जब रेखाएं L1 व L2 संपाती का क्या मतलब होता है कि रेखाएं एक दूसरे के ही ऊपर हो, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। तो जो एक ही वैल्यू जो आएगी वो दोनों इक्वेशन का वही वैल्यू होगी। मतलब ये इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होते हैं। संपाती एक लाइन दूसरे लाइन पर ही होगी, इसे ही संपाती कहते हैं। इस तरह 3 टाइप्स के होते हैं आलेखी निरूपण। 3 टाइप्स के होंगे। एक होगा जब L1 L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या कट करते हैं एक दूसरे को आपस में। दूसरा होगा जब L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो इसका कोई यूनिक हल ही नहीं आएगा। तो इसके अब जब L1 L2 संपाती होंगे, जब एक दूसरे की लाइन पे होंगे, तो इस पर चाहे जितने मान रखिए, सबका चाहे जितनी वैल्यूज़ रखें, सब से ये इन दोनों मतलब इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे L1 और L2 को। इसीलिए इसके अनंत हल होते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि इस युग्म के अनंत हल होते हैं। अनंत हल इसीलिए इस युग्म के अनंत हल आते हैं। अब इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशंस आपको दिया गया है ये कि ग्राफ, मतलब इसका दिए गए समीकरण को ग्राफ खींचना है या आलेखी निरूपण करना है। इसका आलेखी निरूपण करना है तो ठीक है, मैं इसको ग्राफ में बनाना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसको सॉल्व करना है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सॉल्व करना है। एक सेकेंड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन दिया है 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष के द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करना है। ठीक है, इन रेखाओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करना है। तो पहला इक्वेशन 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसमें से हम पहले y की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कह रहा है एक्स अक्ष पर ना, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। तो हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y को हम 0 रख दे रहे हैं। जब y को 0 रखे तो हमको x की वैल्यू -4 मिल गई। एक बार -4 मिल गई, जब -4 की एक्स की वैल्यू एक बार 1 रखे तो y बराबर 4 आया। एक बार x की वैल्यू 6 रखे तो y बराबर 8 आया। तो हमको तीन वैल्यू मिली ना, -4, 0 एक वैल्यू मिली, दूसरी वैल्यू मिली 1, 4 वैल्यू मिली, और तीसरी वैल्यू मिली आपको 6, 8। ये 3 वैल्यू आपको ये एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं तो एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक लाइन ये आपको मिल गई। और आपको जो सेकंड लाइन है वो आगे दूसरा इक्वेशन जो दिया है उससे मिल जाएगी। ये सेकंड लाइन, ये आपको तीन ग्राफ पेपर इसको दर्शाएंगे। इसी पे ये एक लाइन ये दर्शाएंगे, एक एक्स एक्सिस हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है। जब इसको आप ग्राफ पर दर्शाएंगे तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x हुआ। तो हमको क्या करना है, पहले ये ध्यान रखना रहता है कि एक्स एक्सिस हमको 0 करना है। तो x बराबर 0 रखे तो हमको y बराबर 6 मिलना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें यही डिजिट रखना है जो इस इक्वेशन को मतलब पॉइंट में ना कर दे या माइनस ना आ जाए। तो एक बार मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो y का मान 2 आ गया। एक बार x इक्वल टू 3 रखा तो y की वैल्यू 0, मतलब एक बार y 0 एक बार x 0, ये तब लेके चलना है। तो तीनों वैल्यू आपको, अब ये भी इक्वेशन में एक 0, 6, एक 2, 2 और एक 3, 0, ये एक इक्वेशन की ये लाइन मिली, एक ऊपर मिली और एक एक्स एक्सिस है। तो इससे आपको त्रिभुज का निर्माण करना है तो आप त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। एक्सिस पे
पॉइंट पे रखते हुए रेखा खींच लाइन आप खींचते चले जाएंगे तो आपको वैसे भी इक्वेशन अपने आप बन जाएगा। अब ये देखिए, ये आपको यही फिगर अपने आप बन जाएगा। ये 2x प्लस वाई वाली लाइन है, ये 4x माइनस 5y प्लस 16 की लाइन है, ये यहाँ कट कर रही हैं ये। और ये x एक्सिस हो गया, एक x एक्सिस की लाइन है, एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन को ये सॉल्व किए जो पॉइंट आया, बस आपका त्रिभुज निर्मित हो गया, आपका ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल आपका तैयार हो गया, यही आपको क्वेश्चन में किया था, बस यही सल्यूशन है। अब ये एक इक्वेशन है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अब ये आपको पहले एक बेसिक चीज़ बतानी थी कि अनंत हल होंगे, एक हल होंगे, कि यह हल संभव नहीं है, इसको कैसे जानेंगे या इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसको आपको जानने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस पर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सा कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो ये देखिए, चल ये एक आपको मैं बता देता हूँ कि ये जब आपका इक्वेशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो आप ऑलवेज रिमेंबर करिएगा कि इसके केवल एक हल होंगे, यूनिक हल होगा, इसके केवल एक यूनिक हल होंगे बस, और इसके यूनिक हल आपको मिल जाएंगे। एंड सेकंड टर्म्स होती है जब, अब इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। और सेकंड टर्म्स क्या होती है, जब इसके इक्वेशन के कोई हल ही नहीं होंगे, जब आप जो आपको दो इक्वेशंस दिए रहते हैं उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर उसमें आप जो वैल्यूज़ पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे, अगर देख लेंगे, कभी कभी यही पूछ लेता है कि चेक कीजिए कि ये समीकरण सॉल्व होगा कि नहीं, तो आपको जब सॉल्व नहीं होना होगा तो आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। अगर इसी में एक टर्म्स और बनती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर आता है तो इसको जान लीजिए कि इनफाइनाइट हल, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके आप चाहे जितने वैल्यूज़ रखेंगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर कोई भी इक्वेशन आप ऐसा आए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 सब इक्वल हों, तो आप देखेंगे, उसको चेक करेंगे तो आपको सभी वैल्यू, तो इसके आपको चाहे जो वैल्यू रखेंगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट हल होंगे, इसमें चाहे जो वैल्यू रखेंगे वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। इसके यूनिक यही होता है, इसके बहुत सारे हल होंगे। तो मैं अब ये जो क्वेश्चन था मैं उस पर आता हूँ। अब ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना, अच्छा ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। 2x से पहले मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये तो x और y के टर्म में दिया हुआ है तो इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। आपका जो सेकंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई बराबर थ्री प्लस बी, इस इक्वेशन को आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आपको इसको एक्स और वाई के टर्म में लिखना है। अभी ये इक्वेशन ए और बी के टर्म में है तो इसको आपको ए एक्स और वाई के टर्म में लिखना है, एक्स और वाई के टर्म में लिखना है। तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ए ए एक सेकेंड,
ओके, ax प्लस ay माइनस bx प्लस by इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ax प्लस ay माइनस bx प्लस by प्लस 3a, तो मैं x वाला टर्म एक में ले लूँगा, a माइनस b। ठीक, a माइनस b हो गया, a माइनस b आया, x लिख देंगे a माइनस b x, a अब हो गया, जैसे प्लस लगाएंगे a प्लस b y आ गया यहाँ। अब इसको सारा टर्म इधर ही ले लेते हैं, माइनस 3a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड ये हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आपको दिया ही गया था, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करना है, और ये भी ध्यान देना है कि इसमें इस इक्वेशन में साफ साफ कहा है कि अनंतता अनेक हल होंगे। तो आपको मैंने अभी यही बताया था कि अगर अनंतता अनेक हल होंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ये देखिए इनफाइनाइट हल होंगे तो अनंतता अनेक हल है। तो इसका a1/a2 ये a1 हो गया, ये a1 ये b1 और ये पूरा c1 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर देखते हैं नेक्स्ट पेज खाली, हाँ तो ठीक है, इस पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ इक्वेशन। तो मैंने देखा पहला जब एक सिंपल इक्वेशन था तो उसमें a1 की वैल्यू क्या थी, उसमें a1 की वैल्यू थी 2, b1 की वैल्यू आपको मिली 3, c1 की वैल्यू मिली 7 और a2 की वैल्यू आपको क्या मिली थी, a माइनस b। देखा था आपने। b2 की वैल्यू आपको क्या मिली थी, a प्लस b, ये भी देखे आपने। c3 की वैल्यू आपको क्या मिली, 3a प्लस b माइनस 2। आपको a1 a2 b2 a1 b1 c1 की वैल्यू मिल गई, a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पे रख देना है। अब एक बार ये दोनों लेके चलिए, उसके बाद ये दोनों लेके चलिए, एक बार ये सॉल्व कर लीजिए, एक बार ये सॉल्व कर लीजिए। रखेंगे इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन आएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या इक्वेशन बनेंगे, तो मैं ये भी कर देता हूँ, 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2 हुआ, 3a प्लस b माइनस 2। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लेना है। तो ये लेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3 भी हो जाएगा। तो 2a 3 मतलब इधर इस साइड ले जाएंगे, a माइनस 5b इक्वल टू 0 इन टर्म्स। एक ये इक्वेशन बनेगा। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा 9a प्लस 3b 9a। अब ये मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो आपका सॉल्व 2a 7 इधर आ गया तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक इक्वेशन ये सॉल्व करना है। अब इसमें हम आप ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2a हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल जाएगी। मैं ये आपको बता देता हूँ कि a और b की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसमें अभी जगह नहीं है। और ये देखिए a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, a की वैल्यू जो आएगी 5। सॉल्व कर लीजिएगा, b की वैल्यू 1 आएगी। और सॉल्व करने का तरीका बताया है कि आप चाहे
एक बार एक्स चाहे एक्स के टर्म को काट दें या वाई को टर्म को काट दें, चाहे जो काट दें, एक टर्म में लेके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर एक्स की वैल्यू आ जाती है तो आप उसके बाद वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे एक्स वाई कहिए चाहे ए भी रखिए, उससे नहीं मतलब होता है, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए, ये लगाए हैं फ़ोटो पेज की कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसमें आप देख लेंगे कि कैसे सॉल्व है, कि ये एक बार ये इक्वेशन आया, एक बार ये लिए, इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसीलिए इसके अनंत अनेक हल हैं। आपको अनंत अनेक हल दिया था, तो ये जो आपको ये कंडीशंस दी रहती हैं, ये कंडीशंस दे दिया तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये कंडीशंस को ध्यान रखिएगा, और कंडीशंस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है और वेरी इम्पोर्टेंट, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, अब देखिए रैखिक योगियों में मतलब solution of simulation लीनियर इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, मतलब एल्जेब्रिक मेथड क्या है? एल्जेब्रिक मेथड मतलब इसको सॉल्व करने की एल्जेब्रिक मेथड, इसमें आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं 3 विधि बताऊंगा। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एक्स और वाई के टर्म में 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, तो एक में से पहले इक्वेशन में से आप जैसे एक्स को पूरा वाई के टर्म में रख देंगे। जब वाई के टर्म में रख देंगे तो सेकंड इक्वेशन में अगर आप वाई की वैल्यू रखेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स की वैल्यू को आप चाहे जिस इक्वेशन में रख देंगे, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि में मैंने एक्स को वाई से प्रतिस्थापित कर दिया। तो प्रतिस्थापन विधि में एक को प्रतिस्थापित करके सॉल्व करना है। जैसे अब ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -4। जैसे मैंने ये देखिए y की वैल्यू, x को y के टर्म में लिखा, अब यही इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू रख दिया तो हमको x की वैल्यू मिली ना। अगर x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू अब y के, अब ये इसी इक्वेशन में रख देंगे। जब इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू रख देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें और क्वेश्चन में आगे कहा है कि रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y को हल करें तथा m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो अब एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है, तो एक्स वाई की अगर आपको वैल्यू मिल गई है, जब आपको एक्स वाई वैल्यू मिल गई है तो एम एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री में रख दिए तो एम की वैल्यू आपको मिल गई -1। तो यही क्वेश्चन है, पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू -1। इस सब क्वेश्चन में सिंपल होता है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाना है। चाहे जो मेथड लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए, चाहे विलोपन विधि से करिए, चाहे जो मेथड लगाइए, आपको बस सल्यूशन लाना है, और वो भी जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई आप करेंगे, तभी आपकी क्वेश्चन सही होंगे ज़्यादातर। अब मैं एक नेक्स्ट अब ये विलोपन विधि बता देता। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? अब ये एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मैं जैसे एलिमिनेशन करना है, जैसे एक इक्वेशन आया है, इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 नहीं 8 नहीं, यहाँ 7 रख देता हूँ, 7 ओके 7 है। अब एक इक्वेशन आया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें एलिमिनेशन में क्या होता है, चाहे इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 की मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा ना। एलिमिनेशन में मतलब होता है कि आपको एक को इक्वल करके एलिमिनेट कर देना है। अब मैं इसमें एलिमिनेट इसको कर देता हूँ कि ये माइनस मैंने पूरा घटा दिया, तो ये हो जाएगा 4y में से 2y गया तो 2y, 7 - 8 तो -1,
तो y इक्वल टू -1/2 मैंने एलिमिनेट किया ना, आपको x को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, x एलिमिनेट हो गया, x को मैंने काट दिया और y के टर्म में मैंने वैल्यू निकाल ली। तो अब x की वैल्यू चाहे जिस इक्वेशन में रख देंगे, आपका सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि में बस इतना करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, प्रतिस्थापन विधि में एक को प्रतिस्थापित करना होता है। ठीक, अभी जैसे इक्वेशन है कि प्रतिस्थापन विधि, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि करना है तो मैंने आपको बता दिया कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि ये पहले पॉइंट में है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो तब भी कोई वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। ये आपका पॉजिटिव में आ गया, दोनों इक्वेशन आपको प्राप्त हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो पहले y की वैल्यू लिख लीजिए x के टर्म में, उसके बाद x के टर्म में लेके सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू निकाल लेना है, बस आपका सोल्यूशन का हल हो जाएगा। x और y की वैल्यू, इसमें केवल x और y की वैल्यू ही पूछी थी तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। जिसमें सॉल्व मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैंने समझा दिया कि अगर x y की वैल्यू आप खुद निकाल लेंगे।